नमस्कार, स्वागत है आपका एमके साइंस हब में। बिल्कुल सभी का स्वागत है हमारी आज की इस खास चर्चा में। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन कोई बोरिंग फिजिक्स की क्लास लगाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम अपने आसपास की दुनिया को एक 3D एनिमेशन की तरह विजुअलाइज करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि चीज़ें असल में कैसे चलती हैं, कैसे मुड़ती हैं और कैसे रुकती हैं। अगर हम बल को बहुत ही बुनियादी स्तर पर देखें तो ये बस किसी भी वस्तु की स्थिति को बदलने का काम करता है। अच्छा, तो अगर मैं इसे एक 3D वीडियो गेम की तरह सोचूं, तो बल असल जिंदगी का प्ले या पॉज बटन है। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। क्योंकि सामने पड़ी हुई एक भारी मेज तब तक नहीं हिलेगी जब तक कोई उसे धक्का ना दे या खींचे ना। तो ये धक्का और खिंचाव ही बल है। और विज्ञान में इसे नापने का जो पैमाना है, जिसे हम न्यूटन कहते हैं। लेकिन जब हम बल लगाने की बात करते हैं तो दिमाग में अक्सर चीजों को छूने की तस्वीर आती है, जैसे दरवाजे को धक्का देना। हाँ, जिसे हम संपर्क बल या कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। बिल्कुल, मेरी मांसपेशियों का बल सीधे दरवाजे पर लग रहा है। लेकिन क्या हर बल लगाने के लिए चीजों को छूना जरूरी है? क्योंकि कुछ अदृश्य डोरियां भी तो हैं। और यहीं पर असंपर्क बलों का यानी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का जादू सामने आता है। जैसे आपने सेब का उदाहरण लिया, पृथ्वी ने उस सेब को नीचे खींचने के लिए अपना कोई हाथ तो बाहर निकाला नहीं था। हाँ, वो तो हवा में ही नीचे गिरता है। सही कहा। तो गुरुत्वाकर्षण या फिर वो चुंबकीय बल जो दो चुंबकों को दूर से ही चिपका देता है, ये सारे बल अंतरिक्ष के खालीपन में भी काम कर सकते हैं। और वो बालों में कंघी रगड़कर कागज उठाने वाला जादू भी। बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। लेकिन आज हमारी चर्चा का केंद्र वो बल हैं जिनसे हमारा शरीर और मशीनें हर दिन लड़ती हैं, और इसमें सबसे पहला नाम आता है घर्षण का, यानी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ओहो, इसके बारे में मैं सोचती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि ये कुदरत का लगाया हुआ एक तरह का स्पीड लिमिट है। एक बहुत ही जरूरी स्पीड लिमिट। हाँ, क्योंकि ये ऊर्जा को नष्ट करता है, जूतों के सोल घिस देता है, मशीनों के कलपुर्जे भी इसी वजह से खराब होते हैं। तो क्या ये गति का सबसे बड़ा दुश्मन है? देखने में ऐसा लग सकता है कि घर्षण हमेशा विरोध करता है, लेकिन यहाँ इसके पीछे के क्यों को समझना जरूरी है। अगर हम अपनी नजर को थोड़ा जूम इन करें, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। हाँ बिल्कुल, 3D लेवल पर, तो हमें पता चलेगा कि कोई भी सतह, चाहे वो शीशे जितनी ही चिकनी क्यों ना दिखे, असल में खुरदुरी होती है। अच्छा। जी, उसमें सूक्ष्म पहाड़ और खाइयां होती हैं। तो जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो एक सतह के पहाड़ दूसरी सतह की खाइयों में फंस जाते हैं। ओह, तो मतलब जब एक भारी बक्सा जमीन पर रखा होता है तो वो माइक्रोस्कोपिक पहाड़ एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं। एकदम सही। और शायद इसी वजह से उस रुके हुए बक्से को अपनी जगह से हिलाने के लिए हमें शुरुआत में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। बिल्कुल, और इसे ही विज्ञान की भाषा में स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब चीजें रुकी होती हैं तो वो सतहें एक तरह से कोल्ड वेल्ड हो जाती हैं। लेकिन एक बार जब वो बक्सा खिसकने लगता है तब तो उसे धकेलना आसान हो जाता है। हाँ, क्योंकि जब आप एक बार उस वेल्डिंग को तोड़ देते हैं और बक्सा फिसलने लगता है, तो उन माइक्रोस्कोपिक पहाड़ों को दोबारा गहराई में लॉक होने का समय ही नहीं मिलता। वो बस एक दूसरे के ऊपर से उछलते हुए फिसलने लगते हैं। सही कहा। इसे गतिज घर्षण या काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। यह हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम होता है, इसीलिए रुकी हुई गाड़ी को धक्का देकर चलाना मुश्किल है, लेकिन जब वो रेंगने लगे तो आसान हो जाता है। ये बहुत ही शानदार विजुअल है। उन छोटे छोटे पहाड़ों का आपस में टकराना और टूटना ही वो कारण है जिससे गर्मी पैदा होती है और चीजें घिसती हैं। लेकिन फिर इंसान ने एक ऐसी चीज बनाई जिसने ये पूरा खेल ही बदल दिया, पहिया। अरे हाँ, पहिया लुढ़कन घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन का सबसे बेहतरीन उदाहरण। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? पहिया इन पहाड़ों से कैसे बच निकलता है? देखिए, पहिए का आविष्कार इतना क्रांतिकारी इसलिए था क्योंकि उसने उन पहाड़ों को तोड़ने की जरूरत को ही खत्म कर दिया। जब कोई चीज फिसलती है तो वह सतह को छीलती हुई जाती है, घसीटते हुए। बिल्कुल। लेकिन जब पहिया घूमता है तो वो उन पहाड़ों को घसीटने के बजाय बहुत ही कोमलता से अपना संपर्क हिस्सा जमीन पर रखता है और फिर उसे उठा लेता है। मतलब वो सतह के ऊपर कदम रखता हुआ आगे बढ़ता है। एकदम सही। लेकिन हमारी दुनिया सिर्फ सीधी रेखाओं की तो नहीं है ना, चीजें मुड़ती हैं, गोल घूमती हैं। हाँ, और यहीं से वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन का खेल शुरू होता है। मतलब अगर मैं कार को एक सीधी सड़क पर चला रही हूँ तो सब नॉर्मल है,
लेकिन जैसे ही एक तीखा मोड़ आता है, अचानक बहुत सारी चीजें महसूस होने लगती हैं। क्योंकि गति का बहुत ही कड़ा नियम है। कोई भी चीज अपने आप अपनी दिशा नहीं बदलती। अगर एक कार सीधी जा रही है और उसे घुमाना है, तो आपको उसे उस गोल रास्ते के केंद्र की तरफ लगातार खींचना होगा। अच्छा, इस अंदर खींचने वाले बल को ही अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। जी हाँ। तो कार के मामले में सड़क और टायरों के बीच का वो जो घर्षण है, क्या वही अभिकेंद्रीय बल बन जाता है जो कार को गोल घुमाता है? एकदम सही विजुअलाइज किया आपने। और इसे बिना किसी गणित के सिर्फ इमेजिन करके देखिए। अगर कार बहुत भारी है तो उसे मोड़ने के लिए ज्यादा बल चाहिए। और अगर स्पीड ज्यादा हो तो और भी ज्यादा बल चाहिए। अगर बल हमेशा अंदर की तरफ लग रहा है, तो वो गोल घूमते झूले पर ऐसा क्यों लगता है कि कोई मुझे बाहर फेंक रहा है? आहा, ये भौतिक विज्ञान का सबसे मजेदार भ्रम है। भ्रम? हाँ, जिसे हम बाहर की ओर धकेलने वाला अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझते हैं, वो असल में कोई बल है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? कोई बल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जड़त्व यानी इनर्शिया का खेल है। जड़त्व का सीधा सा मतलब है कि द्रव्यमान वाली हर चीज आलसी होती है। वो जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में चलती रहना चाहती है। चलिए अब खुद गोल घूमने से आगे बढ़ते हैं और चीजों को घुमाने की बात करते हैं। जैसे किसी जिद्दी बोल्ट को खोलना। यहाँ सीधी ताकत काम नहीं आती। हाँ, अगर मैं बोल्ट को सीधा धक्का दूं तो वो नहीं घूमेगा। यहाँ कुछ अलग चाहिए। यहीं पर एंट्री होती है बल आघूर्ण यानी टॉर्क की। टॉर्क सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना बल लगा रहे हैं, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप वो बल कहाँ लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? इसे एक भारी दरवाजे से विजुअलाइज करते हैं। अगर मैं दरवाजे को कब्जे के बिल्कुल पास से धक्का दूं तो मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ेगी और शायद फिर भी ना खुले। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं हैंडल को धक्का दूं जो कब्जे से दूर होता है तो सिर्फ एक उंगली से दरवाजा खुल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉर्क एक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। आप धुरी या कब्जे से जितना दूर बल लगाएंगे, आपका टॉर्क उतना ही कई गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए मैकेनिक बोल्ट खोलने के लिए लंबे हैंडल वाले पाने का इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो दूरी बढ़ाकर ताकत को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ एक और सवाल है। सीधी रेखा में तो घर्षण हमारा विरोध करता है। क्या इस घुमाने वाले टॉर्क का विरोध करने के लिए भी कोई चीज होती है? मतलब घूमने का अपना कोई आलस? ये बहुत ही सटीक सवाल है। बिल्कुल होता है, और इसे हम जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जी, ये किसी वस्तु के घूमने में होने वाले बदलाव का विरोध है। और इसकी खास बात यह है कि यह सिर्फ वजन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वह वजन घूमने की धुरी से कितना दूर फैला है। अच्छा, इसे समझने के लिए मैं एक विजुअल सोच पा रही हूँ। जैसे आइस स्केटिंग करने वाले डांसर होते हैं। हाँ। जब वो अपनी जगह पे लट्टू की तरह गोल घूमते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। जब वे अपने दोनों हाथ बाहर की तरफ फैला लेते हैं तो वो धीमे हो जाते हैं, क्योंकि उनका द्रव्यमान धुरी से दूर चला जाता है और जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है ना? क्षण कहते हैं। कुदरत का बेहतरीन डिजाइन है ये। बलों के बारे में जाना, घर्षण, टॉर्क, इनर्शिया। लेकिन इन सारी शक्तियों के इस युद्ध के बीच हमारी इमारतें, पुल या हम खुद एक जगह पर स्थिर कैसे रहते हैं? चीजें गिर क्यों नहीं जाती? क्योंकि यहाँ कुदरत का एक और नियम काम करता है, संतुलन या इक्विलिब्रियम। संतुलन? हाँ, ये तब होता है जब कुल बल शून्य हो जाता है और कुल टॉर्क भी शून्य हो जाता है। न वस्तु खिसक रही होती है, न घूम रही होती है। लेकिन ये 3 तरह का होता है। कौन कौन से? पहला है स्थिर संतुलन। मान लीजिए एक गहरी कटोरी है और उसके बिल्कुल बीच में नीचे एक छोटी सी गेंद रखी है। ठीक है। अब अगर उस गेंद को उंगली से थोड़ा धक्का देकर कटोरी की दीवार पर ऊपर धकेलें तो क्या होगा? अच्छा। अब गेंद को उस उल्टी कटोरी की चोटी पर टिका दीजिए। वो रुकी हुई है, संतुलन में है, लेकिन हल्का सा भी छुआ तो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगी और कभी वापस उस चोटी पर नहीं आएगी। बिल्कुल, ये है अस्थिर संतुलन। और तीसरा होता है उदासीन संतुलन। मतलब अगर गेंद को एक बिल्कुल सपाट मेज पर रख दें। हाँ, धक्का देंगे तो वो थोड़ा आगे जाकर रुक जाएगी। जहां रुकी वही नया संतुलन बना लिया। क्या बात है! और जब इंसान ने संतुलन और टॉर्क के इन रहस्यों को समझ लिया तो उसने मशीनों का आविष्कार किया। जैसे सबसे पहली मशीन उत्तोलक या लीवर। बिल्कुल, लीवर बस एक कठोर छड़ है जो किसी एक स्थिर बिंदु पर घूम सकती है।
उस बिंदु को हम आधार या फल्क्रम कहते हैं। इसमें 3 हिस्से होते हैं, आधार, भार यानी लोड और हमारी ताकत यानी एफर्ट। हाँ, प्रथम श्रेणी के लीवर में आधार बीच में होता है, जैसे बच्चों का सीसॉ झूला। या फिर कैंची, बीच में पेंच होता है, पीछे उंगलियों से ताकत लगाते हैं और आगे कपड़ा कटता है। सही कहा। और द्वितीय श्रेणी में भार बीच में होता है, जैसे पहिया वाला ठेला जो मजदूर इस्तेमाल करते हैं। आगे पहिया, बीच में भारी ईंटें और पीछे से इंसान हैंडल उठाता है। इसमें ताकत का बहुत फायदा मिलता है। लेकिन जो तृतीय श्रेणी का लीवर है वो मुझे थोड़ा चौंकाता है। इसमें हमारा प्रयास यानी एफर्ट बीच में होता है। जैसे रसोई का चिमटा। हाँ, पीछे से जुड़ा है, बीच में उंगलियों से दबाते हैं और आगे से रोटी पकड़ते हैं। अगर आपको आज का ये 3D एनिमेशन स्टाइल वाला डीप डाइव एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।